किस्म की आ जाए। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो मतलब थोड़ा सा इसमें आप इस तरह की जो आपकी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज में आप जो ना टैप करेंगे, मिसाल के तौर पे जी के या आपके एनएफसी अवार्ड में मिसाल के तौर पे क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ये एक इकोनॉमी को लेके एक थोड़ा सा ऐसी मतलब एक रिफॉर्म है या अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है जो एक तरीके से मतलब 70 to 80% जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में उस तरह से नहीं आएगा। वो जनरल वही बात करेंगे जी कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, ठीक है, हमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप अगर मिसाल के तौर पे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ ड्रॉ करके कोई ऐसी यूनिक सी तजवीज़ अगर दें ना, तो वो आपको फिर इस तरह के एसेस में स्टैंड आउट करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो एनएफसी अवार्ड की रिफॉर्म्स पे आप बात कर सकते हैं इकोनॉमी को लेके कि भाई फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल दिवालिया हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका मेजर चंक जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का वो प्रोविंसेस के पास चला जाता है। प्रोविंसेस जो है उनके पास अपना इंसेंटिव खास है ही नहीं कि वो अपना लोकल टैक्सेस जो है वो जनरेट करें, इंसेंटिव नहीं है उनके पास। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सबसे बड़ी मिसाल है, वो देख लें कि वो इतना मेजर टैक्स प्रोविंसेस को डिवॉल्व हुआ हुआ है और इतनी उसकी जो है वो कम शरह है पाकिस्तान में कलेक्ट होने की। ठीक है, उल्टा बल्कि प्रोविंसेस के बजट्स जो हैं ये कुछ साल पहले अगर चले जाएं, आजकल तो हालात काफ़ी ख़राब हैं वैसे सारे प्रोविंसेस की, लेकिन प्रोविंसेस के बजट्स जो हैं वो 2013 से 18 की मतलब आप बात कर लें सरप्लस में जा रहे होते हैं। यहाँ तक हालात बजट सरप्लस में चला जाता था उनका, अपने अखराजात से ज़्यादा पैसे आ जाते थे सेंटर से। अब तो खैर ये वाले हालात नहीं रहे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ठीक है, फिर ये आजकल ये बात हो रही थी एफबीआर की रिफॉर्म्स की, बड़ी ये बात चली है आजकल। ठीक है, तो फिर वो ईसीपी ने जो है वो ब्लॉक भी किया है, एफबीआर के अपने ऑफिसर्स ने फिर उसमें बड़ी एक्टिव लॉबिंग करके ब्लॉक किया। तो आप इकोनॉमी से लिंक करके कि वो एफबीआर की रिफॉर्म्स जो हैं वो एक उसमें तजवीज़ ज़रा अच्छी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप जेंडर की बात इसमें कर सकते हैं कि विमेन जो है उनकी इंक्लूजन इन द लेबर फोर्स वन ऑफ द लोएस्ट इन रीजन इन पाकिस्तान। मेल्स की जो है वो अराउंड आई थिंक 82 to 83% है, और खवातीन की जो है वो सिर्फ 24-5 के अराउंड परसेंटेज है, इंक्लूजन है लेबर फोर्स में। ठीक है, तो इसमें आप स्टेटिस्टिक्स अगर दें कि औरतों की जो है खवातीन की लेबर फोर्स में इंक्लूजन से जो है पाकिस्तान का कितना वो जो है वो अर्निंग में जो है वो इजाफा हो सकता है, इसमें कोई स्टेटिस्टिक्स इस तरह के कोट करें। ठीक है, जनरल फिर ना फिलोसॉफिकल इसमें कुछ तजावीज़ पे जाएं। एक वो जो हमारी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी पे, अम, और ये सब्सिडीज और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो है इनका बहुत ज़्यादा जो कल्चर है, फ्री मार्केट फ्रीली नहीं है उस तरीके से जो एक लिबरल फ्री मार्केट होती है ना। तो उस तरीके से मतलब आप अगर ये फिलोसॉफिकल यहाँ पे थोड़ा सा दें कि गवर्नमेंट बस पीछे हट जाए। ठीक है, ये जितनी प्राइवेटाइजेशन के साथ आप इसे लिंक कर दें स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की, जो आजकल चल भी रहा है, ठीक है ना, बी रेलिवेंट, जो आजकल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हद तक उसका एक ग्राउंड वर्क अचीव हो गया है। अगली हुकूमत आके उसे कंटिन्यू करना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा वो वर्क हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस पे जो है वो मतलब आप बात कर सकते हैं, ताकि जो है ये थोड़ा सा ना, मैं देखिए थोड़ी सी वो बातें कर रहा हूँ जो ना थोड़ा सा यूनिक और आपको स्टैंड आउट करने में जो है मदद करेंगी। ठीक है, जनरल वाला बातें कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उनको हमें वो करना चाहिए, हमें लोन्स देने चाहिए यूथ को। ठीक है, हमें जो है सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, एमएसटी स्कीम्स नहीं देनी चाहिए, ये वाली बातें सारे ही कर देंगे। लेकिन ये कुछ 4-5 बातें मैंने आपको ऐसी बताई, इन्हीं के अराउंड थोड़ा सा और सोचें कि वो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप तलाश करें, वहां से आपको कोई ना कोई यूनिक आर्गूमेंट्स जो है ना वो लाजमन मिल जाएंगे, जो कि फिर इस तरह का ऐसे जो कि 70 to 80% जो है वो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें जो है ये आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करने में जो है ना वो मदद करेगी। ठीक है, तो मजीद इसकी डिस्कशन पे आते हैं अभी। आप इसमें टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बातें वगैरह कर सकते हैं। तो ये जनरल मैंने डिस्कस किया अभी ये वाला टॉपिक। फर्दर आपके अगर क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम Q&A में भी इसको मजीद ले लेंगे। ठीक है, सेकंड अगर हम उसकी तरफ चलें टॉपिक की, तो वो था जी कि इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज द अपॉर्चुनिटी। ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल इसी का इससे मिलता जुलता टॉपिक जो है वो हमने कोर्स में कवर भी किया हुआ है। वो आपको अगर याद हो कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स मेक लेमोनेड, ये बिल्कुल वही टॉपिक है। ठीक है, कि जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो उनमें अपॉर्चुनिटीज तलाश करना, और बल्कि उन मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देना जो है, अ, ये जो है एक स्किल होती है जो अगर आ जाए तो जिंदगी जो है वो
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आप वही का वही पूरा ऐसे देख लें, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स मेक लेमोनेड वाला। बिल्कुल मतलब मेरे सामने अभी उसकी थीसिस स्टेटमेंट खुली हुई है, वो इसी टॉपिक के साथ लिंक कर रही है। थीसिस स्टेटमेंट है जी कि लाइफ इज करेक्टराइज्ड बाय ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, individuals and nations are faced with challenges at every phase of their lives, and success can only be achieved by turning those challenges and obstacles into opportunities for progression। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही का वही टॉपिक है, वही सारे आर्ग्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, वही की सारी केस स्टडीज इसमें लगती हैं। हिस्टोरिकल केस स्टडीज उस ऐसे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की हुई हैं, इंडिविजुअल्स की भी डिस्कस की हुई हैं, नेशंस की भी की हुई हैं। इंडिविजुअल्स में मिसाल के तौर पे ये स्टीवन हॉकिंग, अब्राहम लिंकन, जनरल ड्वाइट आइजनहावर, इनकी डिस्कस हुई हुई हैं। और नेशंस में आपकी इसमें तो जर्मनी की केस स्टडी भी लगती है, जापान की भी लगती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाइना की केस स्टडी इसमें लगती है कि उन्होंने कैसे अपनी मतलब पॉपुलेशन बर्डन जो है उसको एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किया और इकोनॉमिक बूम लाने का वो सबब बना फिर उनका। मलेशिया की केस स्टडी इसमें लगती है, ठीक है। तो ये सारी उस ऐसे में बड़ा डिटेल में डिस्कस हुई है, और वो एज इट इज़ जो है वो आप इसी पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है वो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसको जरा मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, ये काफ़ी ज़रा ना एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी के अराउंड है। इसको थोड़ा सा मैं एंड करता हूँ, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल मतलब एक बहुत आसान टॉपिक। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही तो हो गया। तो ये सर आप सही है। अच्छा, बस ये बता दिया करें, ये पता नहीं जूम का क्या इशू है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की काफ़ी ज़्यादा हमने परम्यूटेशंस जो है कोर्स में discuss की हैं। सारे उसके मतलब जो है वो सस्टेनेबल एक क्या अप्रोचेस हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, मॉडर्न क्या क्या उसमें जो है वो आप यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। ये इब्रार ने अपने दो तीन इसमें जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को लेके डिस्कस किए हैं। ये तो इधर से टॉपिक ये कवर होता है। The recent standoff between China and US and its impacts on Pakistan, अगेन एक करंट अफेयर्स तर्ज का ये टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब आप देखें तो बिल्कुल ये मतलब ऐसे में भी बड़े आराम से कन्वर्ट हो सकता है। इसमें आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जो स्टैंड ऑफ है पहले तो उसकी नेचर डिस्क्राइब करेंगे कि आजकल किस किस्म का जो है वो स्टैंड ऑफ आ रहा है चाइना और यूएस में। फिर उसके थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान का बता देंगे, नेगेटिव भी बताएंगे, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट लिखते हुए ऑफ कोर्स आपने थोड़ा सा यूं करना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान जरा ये वाली पॉलिसीज अपनाए तो इसको हम पॉजिटिव उसमें भी अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी डिस्कस व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमोनेड, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट आप इस तरह से इसकी बनाएंगे, और उसमें फिर आप जाहिर है पहले नेगेटिव वाली implications थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो आपका सॉर्ट ऑफ काउंटर पर्सपेक्टिव, और फिर आगे जो है आपके क्या क्या पाकिस्तान करके जो है वो इसमें इनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो implications जो है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। नेगेटिव implications ऑफ कोर्स जनरल यही है कि दो सुपर पावर्स हैं ये दुनिया की, इनके दरमियान कोई भी एस्केलेशन होती है, टेंशंस बढ़ती हैं, उससे जनरल पूरा जो है वो ग्लोबली भी और रीजनली भी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। आपकी जो ग्लोबल ट्रेड है वो डिसरप्ट होती है, और पाकिस्तान चूंकि दोनों कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाय करता है ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस सारे मतलब साइकिल से जो है उसके रिपल इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ज़रूर आते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस फिर दूसरा इसका नेगेटिव एक इम्प्लीकेशन है कि पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब टेररिज्म और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उलझा हुआ है, और ये दो सुपर पावर्स जो हैं उनके अगर आपस में इस तरह की हाइटेंड टेंशंस जो हैं वो आती हैं, तो उससे पाकिस्तान की ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे मजीद इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज ते तो मिलिट्री थाने एक बार एक्टिविटी आखा होगी। ना चुप कर जा करो, चुप कर चुप। ये काइंडली म्यूट कर लें। शाम आपने मुझे फिर होस्ट से हटा दिया, ये आप इसको म्यूट कर दें।
म्यूट ऑल कर दें और फिर ऑप्शन मुझे दे दें। ये है जी नियर पीयर टीम की तरफ से। सर मैं 1 मिनट से कर रहा हूँ। मैं होस्ट से बार बार रिमूव क्यों हो जाता हूँ? सर एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग और उसमें यूट्यूब लाइव में कोई इश्यू आ रहा था, उस वजह से मैं अगर आपको होस्ट बनाऊंगा तो मैं यहाँ से यूट्यूब लाइव सेट नहीं कर सकता, वो इस वजह से। कोई और host बना हुआ है मुझे नजर आ सर रहा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी देखिए कोई और होस्ट बना हुआ है, फरीहा सरफराज। फरीहा भी नियर पेयर की टीम है सर, वही एडजस्ट कर रहे हैं। आप लोग ही कर दें, बाकी सबको म्यूट कर दें ना, जरा म्यूट ऑल कर दें। ओके सर। ऑल कर दें मुझे छोड़ के। अच्छा चलें जी, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम वो डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाली मैंने बात की, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वाली की। फिर इसमें मतलब आपने जो है वो इसको फिर थीसिस स्टेटमेंट के अराउंड वो पिवट कराना है कि भाई सारी नेगेटिव के बावजूद पाकिस्तान के लिए इसमें पॉजिटिव एक तरह की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान को उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो मैक्सिमाइज करने, मटेरियलाइज करने की जानिब पॉलिसीज लेके जानी चाहिए। और इसमें आप फिर केस स्टडीज जो है बता सकते हैं कि हिस्टोरिकली और भी तो कंट्रीज है ना कि जो इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में स्टक रहे होंगे, इवन पाकिस्तान भी रहा हुआ है। कोल्ड वॉर के दौरान भी दो सुपर पावर्स थी इसी तरह, यूएसएसआर और यूएस। उनसे पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी लेसन्स जो है वो सीखे, उस टाइम की पॉलिसीज से क्या क्या गलत वो पॉलिसीज ली या क्या क्या अच्छी ली, उनके अराउंड आप केस स्टडीज डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक टाइज जो है वो स्ट्रेंथन करने और एक बैलेंस्ड आप कह लें डिप्लोमेटिक पॉलिसी के थ्रू जो है वो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है, और हमारी जो इकोनॉमी के हालात बड़े ख़राब है उसको जो है वो बेहतर करने की जानिब जो है वो जा सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ तो हमारे रही ही हैं पहले से ताल्लुकात, लेकिन इतने इन डेप्थ नहीं रहे। लेकिन चाइना के साथ जिस तरह आप सी पैक के थ्रू बहुत ज़्यादा एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, इस तरह की बेटा सो डाइवर्सिफिकेशन जाओ। है ना, वो पाकिस्तान सीख कर सकता है, ठीक है। पैदल चलो। बियॉन्ड ट्रेडिशनल अलायंसेस, नॉट जस्ट विद यूएस एंड चाइना बट विद अदर कंट्रीज एज वेल, जिसमें रशिया भी है, टर्की भी है, आपकी गल्फ स्टेट्स भी हैं। तो ये सारे अल्टरनेट एवेन्यूज जो है ना वो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के, ये पाकिस्तान जो है ये इसमें अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए इस स्टैंड ऑफ। और पाकिस्तान इस सारे स्टैंड ऑफ के दौरान अपनी जो एक उसकी लोकेशन है उसको जो है वो लेवरेज कर सकता है। है ना। आप लोग कर नहीं रहे म्यूट? फरीहा टीम छोड़ दें आप, मेरे ख्याल में यूट्यूब लाइव सेशन को छोड़ दें, उससे तो हमारा ये वाला सेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर म्यूटेड है सब सर। ये अभी भी म्यूट नहीं है सब, अभी मुझे नजर आ रहा है सबा नाज। एक ऑप्शन होता है कि म्यूट ऑल करें और उसमें फिर लिखा आ रहा होता है कि सिर्फ होस्ट अनम्यूट कर सकता है किसी को भी, वो वाला आप कर देना अगर। और इसमें फिर आप केस स्टडीज में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम से हमने यही किया था ना कि हम फुली जो है वो अमेरिका के जो है कैंप चले गए थे और रशिया को हमने अपना सॉर्ट ऑफ बना लिया था, लेकिन एक कि हम बिल्कुल रशिया के साथ कोई पार्टनरशिप है वो बिल्कुल नहीं बना पाए। इंडिया ने इस बरक्स बड़े बैलेंस रिलेशनशिप्स रखे। नॉन अलाइन मूवमेंट का आपने सुना होगा कि उन्होंने वो पायनियर की, इंडिया वाज वन ऑफ पायनियरिंग कंट्रीज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। ये वो कंट्रीज थे जिन्होंने कहा था जी कि हम न्यूट्रल कैंप में हैं, हम ना यूएसएसआर का फुली साथ दे रहे हैं ना यूएस का, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो बहुत से कंट्रीज ने जो है इसके थ्रू दोनों वो कंट्रीज के साथ जो है ना वो फिर अच्छी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो फोर्ज की। इंडिया के दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हिस्टोरिकली, रशिया के साथ भी,
यूएस के साथ भी। टर्की ने इसी तरह जो है वो बिल्कुल अपने वेस्टर्न अलायंसेस भी बड़े वो किए बैलेंस। और टर्की का मजबूरी ये थी कि टर्की और यूरोप जो है वो रशिया की नेचुरल गैस पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से वो फुली मतलब यूएस कैंप में भी नहीं जा सकते थे। तो टर्की ने भी जो है वो मतलब नेटो के साथ यूएस के साथ भी अपना बैलेंस रखा लेकिन साथ ही साथ रशिया, ईरान जैसे कंट्रीज जो बड़े एंटी यूएस थे लेकिन इनके पास गैस थी, ऑयल था, तो इनके साथ भी उसने अपने रिलेशनशिप बैलेंस रखे। तो आप टर्की की केस स्टडी यहाँ पे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वो डिस्कस कर सकते हैं। वियतनाम ने बिल्कुल ऐसे ही किया आफ्टर द वॉर। वॉर से पहले तो वियतनाम वॉर से पहले तो वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड हो गए थे और एक यूएसएसआर के कैंप में था, एक यूएस के कैंप में। लेकिन आफ्टर यूनिफिकेशन जो उन्होंने जो है वो फिर यूएस के साथ भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए, जबकि कम्युनिज्म का वहाँ पे जो है वो डोमिनेंस थी ज़रा, तो वो अपने कम्युनिस्ट एलाइज के साथ भी जो है वो उन्होंने वो ताल्लुकात जो है वो बरकरार रखे। तो ये एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है वियतनाम की जो है वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज की। सिंगापुर ने इसी तरह पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी के थ्रू जो है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो प्रायोरिटाइज किया, बजाय इसके कोई थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल किसी एक कंट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव करने के। ठीक है, तो पाकिस्तान भी इस तरीके की अगर पॉलिसी अपनाए तो वो इस स्टैंड ऑफ से जो है वो एक विक्टोरियस इमर्ज हो सकता है पाकिस्तान। सही है। आगे अगर चलें तो जी मीडियाज रोल शेपिंग सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इजी कोर्स में डिस्कस भी है और बड़ा क्लीशेड सा टॉपिक है वही मीडिया। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है, इस पे खास मेरे ख्याल में बात करने की नहीं है जरूरत। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग, ये ठीक है। uh, ये बेसिकली सोक्रेटिस की कोट है, ठीक है, और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो क्या कहेंगे आपके ओपन माइंडेडनेस और ह्यूमिलिटी ये जो है वो लर्निंग की एसेंस होते हैं। दीज आर दी फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ जेन्युइन विजडम, और इनके थ्रू ही जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ जो है ना वो फैसिलिटेट होती है। ठीक है, मतलब इस तरह की सिंपल सी आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका कोई ऐसे खास काउंटर पर्सपेक्टिव बनता नहीं है, बिकॉज ये एक मतलब इसका बड़ी मुश्किल से ही को बनाया है तो वो बनेगा, इसमें ज़रूरत नहीं है वो करने की। तो लेकिन ये कि इसके आर्गुमेंट्स और इसकी केस स्टडीज जो है वो बहुत डाइवर्स आप कर सकते हैं इस टॉपिक, ठीक है ना। आर्गुमेंट्स इसके डेफिनेटली जनरल आर्गुमेंट्स हैं कि एम्ब्रेसिंग द आइडिया कि जी मुझे कुछ नहीं पता, ग्लास हाफ फुल वाली चीज़, उससे जो है वो जब इंसान ओपन माइंडेड होता है और वो हम्बल होता है ना तो उससे उसे अपनी लिमिटेशंस का भी पता लगता है और वो फिर नए आइडियाज की तरफ जो है ना वो रिसेप्टिव होता है। ठीक है, उसकी कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ का जो अमल है वो जारी रहता है, ह्यूमन प्रोग्रेस का अमल जारी रहता है। और यही वो चीज़ है जो इंसान को जो है ना वो बार बार क्रिटिकल थिंकिंग पे भी मजबूर करती है, साइंटिफिक इंक्वायरी पे। स्केप्टिसिज्म वाली ये चीज़ है ना कि भाई नहीं मुझे कुछ नहीं पता, कोई वो जो है वो अक्ल कुल नहीं है, कोई जो है हरफ आखिर नहीं है। और वो ये स्केप्टिसिज्म से जो है वो बार बार चीज़ों को क्वेश्चन करता है, इंक्वायर करता है, क्रिटिकली एनालाइज करता है। तो इसी से आपकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशंस हैं सोसाइटी की, कन्वेंशनल विजडम है, वो चैलेंज होती है। तो इंसान एज अ होल भी फिर खुद प्रोग्रेस करने के साथ साथ सोसाइटी को भी प्रोग्रेशन की जानिब लेके जाता है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आपकी सोक्रेटिस की खुद आप मैंने बताया उसकी कोट है, उसकी मिसाल दें कि वो तो खुद मतलब ग्रीक फिलोसफर जो था उसने अपनी सोसाइटी की, ग्रीक सोसाइटी की लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशंस को, कन्वेंशनल चीज़ों को कैसे चैलेंज किया, इंक्वायरी एंड डायलॉग को प्रमोट किया। सोसाइटी की जो अपनी गलतियां थी ग्रीक सोसाइटी की जिसकी वजह से वो स्पार्टा से हारे थे, उन पे वो क्रिटिसाइज उसने किया, जिसकी वजह से उसे जहर का प्याला भी फिर पीना पड़ा। लेकिन उसी की वजह से ग्रीक सोसाइटी में फिर जो है वो एक एवोल्यूशन की और एक क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पड़ी, जिसकी वजह से वो आगे फिर प्रोग्रेस करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो है वो क्रेडल बनी, एक मतलब उसका एक वो बीकन बनी। गैलीलियो की आप मिसाल दें कि उसने वो किस तरह डार्क एजिस में जो चर्च की जो है वो साइंटिफिक मैटर्स पे जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी उसको चैलेंज किया साइंटिफिक मैटर्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स वगैरह में। और वही फिर गैलीलियो का आपको पता है उसने चर्च के आइडियाज को कैसे किया कि भाई चर्च कहती है जी कि वो अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स विद हेवन अबव हेल बिलो,
और सारी चीजें अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो उसने अपना वो जो फिर एक सोलर मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। तो वहां से फिर आगे किस तरह से वो साइंटिफिक प्रोग्रेस की बुनियाद पड़ी। ठीक है। आप इसकी ऑपोजिट मिसाल भी फिर दे सकते हैं कि यही चीजें जब हमारी जो इस्लामिक सिविलाइजेशन की गोल्डन एज थी उसमें होना बंद हो गई, जब हमने ये समझना शुरू कर दिया कि हम अकले कुल हैं, हरफे आखिर हैं, और इससे ज्यादा हमने आगे इंक्वायर नहीं करना, क्रिटिकल चीजों को नहीं लेना, तो फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, ये बात करें। फिर इसमें मुझे एक और बात याद आ रही है। वो कार्ल पॉपर, एक बड़ा फेमस हिस्टोरियन भी और फिलोसोफर भी गुजरे हैं 20वीं सदी के। उनकी एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो आइडिया ही यही है कि जो ऐसी फिलोसफीज होती है ना, जो यूटोपिया प्रेजेंट करती हैं, और यूटोपिया ऐसी चीज की वो कहती हैं कि भाई ये ऊपर एक हेवनली आइडिया होता है। ठीक है, कि भाई यही जो है वो एक हरफ आखिर है। सर आपकी वॉइस सर चली गई है सर। नो सर। सर अभी भी नहीं आ रही। आ रही है जी। अब आ रही है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कार्ल पॉपर की ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज वाली फिलोसफी होती है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा ना माइक्रोफोन असल में वो नियर पियर वाला ना वो रह गया कहीं इधर उधर, मैंने, चले अब आ रही है। जी सर अभी आ रही है। आ रही है ना। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बार बार बीच में रह गया कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज का आर्गुमेंट ये है कि जो आपकी यूटोपियन फिलोसफीज होती है ना सारी, मिसाल के तौर पर कम्युनिज्म जो है वो एक बड़ी यूटोपियन फिलोसफी। यूटोपिया एक ऐसी वो लिविंग कंडीशन तक ले जाने का नाम है जो मतलब परफेक्ट होती है, एक हेवनली कंडीशन जहाँ पे सब अच्छा होता है, उस चीज को मतलब यूटोपिया कहते हैं। आइडियल, आइडियल वर्ल्ड एक। ठीक है। कम्युनिज्म भी एक आइडियल वर्ल्ड को वो पोर्ट्रे करती है, कहती है कि कम्युनिज्म को फॉलो करो, आप ये आइडियल वर्ल्ड तक पहुंच जाओगे जो एक क्लासलेस, स्टेटलेस, लेस सोसाइटी होगी, यहाँ पे मुकम्मल एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी और कोई अमीर गरीब की तफरीक नहीं होगी, ये सारी चीजें। फाशिज्म वो एक और तरह की यूटोपिया को प्रमोट करती थी कि वही एक हम एक प्योर सोसाइटी की जानिब लेके जाएंगे जिसमें जो है ये सारी इम्परफेक्शंस जो है, जो हमारी वो है ह्यूमन रेस की, इंसान भी या वो चीजें, उन सबको हम वो कर देंगे, क्लेंस कर देंगे और एक परफेक्ट ह्यूमंस पर मुश्तमिल एक सोसाइटी बनाएंगे रेस की बुनियाद पे। तो वो एक और तरह का यूटोपिया होता था। तो ये जो सारी ये वाली इस तरह की फिलोसफीज है ना यूटोपिया वाली, ये यही क्लेम करती है ना कि जी हमें सब सही पता है और बाकी सारी चीजें गलत हैं। ठीक है। तो ये कार्ल पॉपर ये कहता है कि इस तरह की ये जो यूटोपियन सारी फिलोसफीज है ना, यही हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा जो टोटलिटेरियन रिजीम के बनने का बायस नहीं है ना, वो इस तरह की यूटोपियन फिलोसफीज नहीं है। कम्युनिज्म ने जो है वो हमें जोसेफ स्टालिन दिया, जिसने वो बदतरीन किस्म की एक टोटलिटेरियन स्टेट बनाई यूएसएसआर वाली। फैशिज्म ने हमें हिटलर दिया, जिसने जर्मनी की सूरत में एक इतनी एक्सट्रीम किस्म की टोटलिटेरियन स्टेट बनाई। तो वो कहता है कि ये जो इस तरह की सारी अक्ल कुल वाली फिलोसफीज है ना, ये इंसान का, इन्होंने इंसानियत का जो है ना वो हमेशा उसकी प्रोग्रेस को ब्रेक ही लगाई है, और बल्कि उल्टा बहुत ज्यादा काम खराब ही की है। तो फिलोसफीज जो है वो इन जनरल हमेशा ओपन ही होनी चाहिए और उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहनी चाहिए। जहाँ आपने इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पे ब्रेक लगा दी, बस वहां से जो है वो आपके सवाल का स्पर्श हो। ठीक है। ये जस्ट मुझे याद आई थी, मैंने एक्सप्लेन करने में इसमें टाइम लगा दिया। अच्छा जी, अगला टॉपिक हमारा है जी कि एम्पावरिंग वुमेन, क्रूशियल प्रोग्रेस, फीलर फॉर प्रोग्रेस। अगेन जनरल जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे कोर्स में डिस्कस हुए हुए हैं, ये मैं नहीं करूंगा टच। व्हाई वन शुड कंफर्म, इसको मैंने आपको बताया था ना, थीसिस स्टेटमेंट में आप किसी भी मतलब टॉपिक की मतलब अगेंस्ट जा सकते हैं, उसके प्रो में भी जा सकते हैं। तो इसको तो आप अगेंस्ट ही जाएं लाजमन, क्योंकि इसके प्रो में जो है वो आर्गुमेंट्स काफी कम है। आप बल्कि इसके अगेंस्ट जाएं कि व्हाई वन शुड नॉट कंफर्म सोसाइटल नॉर्म, थीसिस स्टेटमेंट में आप ये लाइन ले।
और जब आप ये इसको टॉपिक बना देंगे कि व्हाई वन शुड नॉट कंफॉर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स, तो ये आपका बिल्कुल वही टॉपिक बन जाएगा जो कि ऑलरेडी एसेस में डिस्कस भी है, वैल्यू ऑफ डिसेंट। मतलब सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कंफॉर्म ना करने का मतलब ये हुआ कि आप डिसेंट जो है वो एक मतलब पोर्ट्रे कर रहे हो ना। तो वैल्यू ऑफ डिसेंट बड़ा डिटेल में जो है वो हमने किया हुआ है कोर्स में, कि डिसेंट की क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिसेंट किन किन फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली, उसकी आप इस पे सारी बात, ये पूरा का पूरा ऐसे जो है वो कोर्स में कवर्ड है। मेरे सामने खुला भी हुआ है, तो अब खैर हम Q&A की जाने जाएंगे, लेकिन ये पूरा जो है वो टॉपिक कवर्ड है, तो इस पे हम टाइम जो है वो नहीं लगाते। We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit. ये अगला टॉपिक था। इस पे जो है हम बात कर सकते हैं। ये बेसिकली कंसिस्टेंट बिहेवियर जो है उसका क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को शेप करने में, एक्सीलेंस को अचीव करने में, इसके अराउंड ये टॉपिक है। इस स्टेटमेंट भी यहीं से बनेगी। इसका काउंटर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ये बन सकता है कि इस टॉपिक में ये अज्यूम्ड है कि आप एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो जस्ट अपनी हैबिट्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर से। लेकिन काउंटर पर्सपेक्टिव में थोड़ा ये बात हो सकती है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा जो है वो किरदार होता है हमारी एक्सीलेंस में भी या हमारा बिहेवियर शेप करने में। जस्ट हमारी इंडिविजुअल हैबिट्स ही जो है वो वाहिद फैक्टर नहीं होती जिससे हमारी एक्सीलेंस डिटरमिन होती है। बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इख्तियार में हम नहीं होते, वो हमारी हैबिट्स से मावरा होते हैं, हमारे जो इंटरनल टैलेंट है उससे बाहर होते हैं। उसके अलावा मतलब वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ चॉइसेस में और हमारी सक्सेस का जो पाथ है उसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा बर्थ वाला जो बर्थ आइडेंटिटी है हमारी, हमारा जी हमारा सोशल, काइंडली म्यूट कर लें, हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो क्या है, हमारी एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, जेंडर हमारा क्या है, ठीक है। मतलब ये इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है और ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर कंसिस्टेंट बिहेवियर इन इंडिविजुअल हैबिट्स इन शेपिंग आवर एक्सीलेंस और सक्सेस। ठीक है, ये इसका काउंटर पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा ये, हाँ मुझे भी म्यूट कर दिया था यार आपने। अच्छा चलें, तो ये काउंटर पर्सपेक्टिव था कि फिर आप इसमें जो है वो जाहिर है उस थीसिस के फेवर में आर्गुमेंट्स देंगे कि हैबिट्स की, कंसिस्टेंट बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे कैसे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस आती है, एक आपका अपना जो बिहेवियर है वो किस तरह कंडीशन होता है बार बार एक चीज को करने से पॉजिटिवली, ठीक है। डिसिप्लिन आप सीखते हैं, सेल्फ मास्टरी सीखते हैं आप, करेक्टर डेवलपमेंट अपना उससे जो है वो सीखते हैं, वैल्यूज एंड बिलीफ्स अपनी बनाते हैं। और इस कंसिस्टेंसी से आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस का जो आपका रूट है, पाथ है, वो आप जो है वो शेप करते हैं। केस स्टडीज में इसकी आप यार बताएं, मतलब वो तो भरी पड़ी हैं। एक टेक्नोलॉजी से आप एक मिसाल ले लें इलॉन मस्क की, उसने किस तरह मतलब पेपाल से शुरू हुआ था, फिर स्पेस एक्स की उसने बुनियाद कैसे रखी, वो बड़ी स्टोरी है उसकी, यूट्यूब पे वीडियोस आप देख लें किस तरह स्पेस एक्स जो है मतलब उसके शुरू में सारे वो रॉकेट्स 3 दफा वो फेलियर हुए और आखिरी दफा बिल्कुल बैंक्रप्सी हो जानी थी अगर वो कामयाब ना होता दोबारा वापस लैंड करना, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा और उसने किस तरह एक होल न्यू एक साइंटिफिक डोमेन की इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन की बुनियाद रखती है। माइकल फिलिप जो है वो बड़ा मशहूर स्विमर, ओलंपिक्स में उसके रिकॉर्ड है, और उसकी मतलब आप स्टोरी सुने तो वो अपने वो जो उसका रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग रेजिमेन है और अपना डिसिप्लिन, उसी पे जो है वो बात करता है कि उसने कितनी ज्यादा डेली प्रैक्टिस की, रिगोरस रिजीम फॉलो की, अपना लाइफस्टाइल चॉइसेस पे कितना कॉम्प्रोमाइज किया, उनको हेल्दी रखा, जिससे जो है वो मतलब उसने फिर ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजें बनाई। वो एक वो कौन सा नाम है वो, स्टीवन बोल्ट नाम है या क्या है, जोसेन बोल्ट, वो जो बड़ा मशहूर रनर है, उसका मतलब जो ट्रेनिंग रिजीम है बड़ी मशहूर, वो बात कर रहा था कि भाई वो सिर्फ 10 सेकंड की रेस जीतने के लिए उसने पीछे कितनी ज्यादा एक कंसिस्टेंट अपना जो है वो लाइफस्टाइल और वो प्रैक्टिस फॉलो की थी जिससे वो जाके 10 सेकंड की रेस में ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ था। उसकी मिसाल दें,
तो वो हर आप वो वॉक ऑफ लाइफ से इसमें जो है वो 1000 किस्म के मसाले दे सकते हैं, बड़ा डाइवर्स किस्म का आपका ऐसे बन। तो ये हमारी अब तक की गुफ्तगू हो गई जी, ठीक है। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम चले आखिर 15-20 मिनट में थोड़ा सा वो ले लेते हैं, सही है। तो अपने हैंड रेज कर लें और मुझे होस्ट बना दें भाई, काइंडली। काफ़ी देर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नियर पीयर टीम, अब मैं ज़रा ताकि खुद ही फिर अनम्यूट करके क्वेश्चंस ले लूँ। सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, अब और आप जो है आप अनम्यूट खुद कर दें स्टूडेंट जो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। होस्ट बना दें। ठीक है, बना दें मुझे होस्ट, हाँ जी बना दें। ओके गुड। तो पहले लेते हैं जी अनिशा अरशद खान जी। Assalamualaikum, sir. अस्सलाम। For the most part, I couldn't hear what you were saying, so that was a bit confusing. I felt like the lecture was very informative, but I just couldn't follow it. So I have three questions. The first question is, so this lecture is recorded. Where can we access this on the portal? Secondly, some time back we attended a lecture of yours, and you mentioned some essays. Where can we find those essays? I tried to open your lectures in Napier, but couldn't access them. So if maybe you could guide me on that. Okay. And third one? Yeah, the third question is, do you maybe have a guess, like what topics are most expected in 2024? Because you didn't mention them. Okay, thank you. So your first two questions are related to the near peer team. Number one, where can the students access the recording of this lecture? Hisham, you kindly guide the students. I think the recording will be uploaded on near peer in our English essay course, but nevertheless, I think they will provide a link of the recorded lecture. Hisham, are you in the meeting? They're not. This is not going to be an issue. You will get the recording of the lecture. The standard procedure is that all such recordings are uploaded in the relevant course on the Nearpeer website. All right. So this recording will be available, should be available in the English essay course on Nearpeer. If not, you can reach out to the Nearpeer team. They will happily provide the recording. Number two, in my previous lecture, I mentioned some essays. I'm not sure which lecture are you referring to, but all of my English essay lectures are already uploaded on the courses of which are available on the Nearpeer website, right? So there are two courses. Um, I can't exactly recall their names, but they are in the English essay category, right? And they are divided into two chunks. So in one part, there are detailed full-length essays uploaded by both me and Abrar, right? In which we have uploaded the entire essay, its entire structure, introduction, body, conclusion, outline, everything. And there is a second chunk in which we have uploaded only the outlines of various topics, which have been extracted from the past papers of CSS English, right? So I must have been referring to those lectures in my previous recording, because I can't recall any other essay topics that I might have mentioned. And regarding your third topic, the guess, again, it's a very shaky question. I always say to my students that please try to focus on the themes, because there are 4 to 5 major themes, and out of the 10 topics that come in the exam, uh, 7 to 8 are bound to come from those 4 to 5 themes. And those themes are: number one, gender; number two, climate change, environment; number three, democracy and politics; uh, number four, international relations, right? International relations, global politics; number five, education and development. So even if you take a look at the 10 topics that we discussed today, which were in the mock exam made by Nearpeer, look at the first topic: economic crossroads, challenges and opportunities. So it falls in the development theme, development and economy. Climate change, impact towards environmental sustainability.
again from the climate change theme. Empowering women, a crucial pillar for progress, comes from the theme of gender, right? Um, the recent standoff between China and US and its impacts on Pakistan comes from the theme of international relations. So if you are sufficiently prepared in these themes and you have practiced on the permutations, multiple permutations of topics that originate from these themes, you shouldn't have a problem attempting at least 2 or 3 topics that might come in the exam. So यही गैस है बस, ठीक है कि आप इन थीम्स की तैयारी करें और ये छोड़ दें कि स्पेसिफिक क्या आएगा। अगर स्पेसिफिक आना भी था तो उससे जो रिलेटेड जो बेस्ट गैस हो सकता था वो इस मॉक एग्जाम में बड़े अच्छा उन्होंने डाले हुए हैं। काफी रिसेंट इन्होंने मतलब ये अपडेटेड मॉक एग्जाम जो है वो प्रिपेयर किया नियर बियर टीम। मतलब इसमें आप देख लेना ये कि चाइना यूएस का रिसेंट जो स्टैंड ऑफ है उसकी क्या इम्पैक्ट है उस पर बात की है। इकोनॉमी का जनरल एक टॉपिक दिया है। नाउ इट फॉल्स ऑन यू टू प्रिपेयर द मोस्ट अपडेटेड डेटा एंड मोस्ट अपडेटेड चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज दैट पाकिस्तान इकोनॉमी इज फेसिंग, राइट? सो उससे आपकी ना काफी ज्यादा इस हवाले से अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप इन 10 टॉपिक्स पे ही, अच्छे से अपडेट डेटा आर्ग्यूमेंट्स और केस स्टडीज जो है वो प्रिपेयर कर लें। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी तलहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर द लेक्चर टुडे। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने मॉक में ये जो टॉपिक नंबर 1 है वो किया था। आपने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तो आपने कहा कि ये इकोनॉमिक क्रॉसवर्ड्स पाकिस्तान के हवाले से, तो जब मैंने मॉक में भी किया तो मैं कंफ्यूज था कि इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस क्या हैं दुनिया में और क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। तो मैंने तो खैर इसको जब अटेम्प्ट किया तो मैंने इंटरनेशनल एज ऑल द कंट्रीज टुगेदर उस सेंस के अंदर मैंने इसको किया। तो ये प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें कि अगर पेपर में इस तरह कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए, तो हम किस तरह इसको समझें कि यार ये कुछ पाकिस्तान की बात हो रही है या इंटरनेशनल बात हो रही है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इसके अंदर जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया इस ऐसे को, तो मैंने पहले ये ब्रेक डाउन किया कि इकोनॉमिक क्रॉसवर्ड्स इस वक्त क्या है दुनिया के अंदर, कि कोविड से अभी भी इकॉनमी बाहर निकलने में वो लैग आ रहा है, या जिस तरह ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हाट्सएवर जो भी वो सिनेरियोज हैं, जो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर मैंने चैलेंजेस पे बात की कि हम ये क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी से बात की, और एंड में एक छोटी केस स्टडी दे के कि हम पहले जीएफसी के 2008 को देखते हैं कि 2008 में हम लोग किस तरह उस टाइम के इकोनॉमिक चैलेंजेस को हमने मीट किया और एंड कर दिया। तो इसमें प्लीज़ आप बता दें ये 2 क्वेश्चंस को। थैंक यू। सर आपकी आवाज चली गई फिर से। आ रही थी मेरी पे। मैं ये कह रहा था कि बड़ा अच्छा ये तला ने ये पॉइंट रेज किया। बिल्कुल ये टॉपिक कहीं तक हमें पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। आप कर सकते हैं, आप थीसिस स्टेटमेंट में इसे कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया, लेकिन आपकी जो अप्रोच थी कि इसको ग्लोबल इकोनॉमिक जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके अराउंड डिस्कस करें। एंड में बेशक एक अलहदा हेडिंग थोड़ी सी बना के उसमें पाकिस्तान का अलहदा से डिस्कस ज़रूर कर लें और उसमें पाकिस्तान की स्पेसिफिक सिचुएशन और चीज़ें थोड़ी बता दें। लेकिन जनरली आप बिल्कुल इसको ग्लोबल अगर करें तो अच्छी अप्रोच है वो, आई लाइक इट एक्चुअली। आप इसमें बिल्कुल पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या चैलेंजेस हैं, और लॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो आ रहा है उसका वो किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को शेप कर रहा है और उससे किस तरीके से जॉब्स के इश्यूज भी बन रहे हैं लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। फिर थोड़ा इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। यही यूएस चाइना अभी हमने डिस्कस किया। ये जो अभी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन ये गाजा का जो भी पैलेस्तीन वाला ये चल रहा है, उससे किस तरह ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट्स वगैरह पड़ रहे हैं। तो ग्लोबल भी आप इसमें बिल्कुल इन फॉल्ट लाइंस के अराउंड आप बिल्कुल ये बातें भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो आपने चीज़ें कही वो आई लाइक दोज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, वो बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है। एंड में फिर एक आप अलहदा पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल में, या फिर आप उसको एक अलहदा हेडिंग बना के पाकिस्तान स्पेसिफिक जो है वो कि पाकिस्तान के क्या क्या मसले चल रहे हैं
वो भी एक अलग हेडिंग में थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो विशाल, हैदर, आप बताइए। Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? जी। Okay, sir, I want to ask कि आप क्या दोबारा इंटरप्रेट कर देंगे man is condemned to be free इस टॉपिक को? अच्छा, ये मैंने मेरे ख्याल में किया भी नहीं, यानी ये कहा था कि मैं एंड पे करूंगा, ठीक है। जी, मुझे लगा शायद कर दे क्योंकि वॉइस की बहुत हो रही थी अप एंड डाउन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी ये हमने छोड़ा था, चले ठीक है, इस पे जनरल कर लेते हैं। ये मैंने वैसे छोड़ा इसलिए था, मैं आपको बता दूं कि टू बी ऑनेस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। मेरे पास ये अगर आए तो मैं इसको ऐसे में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ये प्योर फिलोसॉफिकल टॉपिक है। और ऐसे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के फिर वो जो है ना कि उसमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना जो एग्जामिनर के माइंड में भी हो, और उसको ये कि फिर सही तरीके से शेप करना, वो इट्स क्वाइट अ चैलेंज समटाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ना वैसे एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी है, उसके अराउंड ये पूरी जो है ना वो स्टेटमेंट रिवॉल्व करती है। और ये जीन पॉल, वो एक फ्रेंच फिलोसफर था, एग्जिस्टेंशलिस्ट था, उसकी एक कोटेशन है, ठीक है। सादा मानों में इसकी बात करें जी तो मैन इज कंडेम टू बी फ्री। कंडेम इसलिए कि उसने खुद अपने आप को क्रिएट नहीं किया ना, वो मारिज वजूद में जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन चॉइस नहीं आया, तो एक तरीके से वो कंडेम हुआ। लेकिन अब एक तरीके से वो पैदा हो गया है, दुनिया में आ गया है। नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट ही डज। अब वो जो भी फिर वो चॉइसेस लेता है, जो भी जो है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी शेप करता है, उसके लिए वो मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसकी अपनी है। वो जी, चॉइसेस लेने में फ्री है, लेकिन वो चॉइसेस की सारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उसी पे आती है। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वर्सेस असेंशियलिज्म की बड़ी पुरानी डिबेट है। जिन लोगों का जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट है ना, उन्होंने थोड़ा इसको स्टडी किया होगा कि उसमें किस तरह से असेंशियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि इननेट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एसेंस होती है जो तमाम इंसानों की एग्जिस्टेंस को भी प्रीसीड करती है। और वो जो इननेट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंसान की आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस को जो है वो डिटरमिन करने में बहुत ज़्यादा वो उनका किरदार होता है, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के इख्तियार से बाहर है। जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो मुकम्मल मतलब ये कहती है कि इंसान की फ्री विल और जो उसकी चॉइसेस हैं उससे वो पूरी जो है वो अपनी एसेंस जो है वो खुद डिटरमिन करता है। फिलोसॉफिकल लेवल पे जो है वो इसकी ये चीज़ है। तो जी, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जनरल इसको आप इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट ना करें। देखिए ना, मैंने समझाने में ही आपको बता दिया कि इसमें कितनी डीप फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं। जिनका फिलोसफी सब्जेक्ट है या कोई इस तरह का ऑप्शनल है जिसमें उन्होंने इसको पढ़ा है, वो तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जनरली आपका अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आई वुडंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म और एसेंशियलिज्म की जो है वो बड़ा इन डेप्थ है उसके आइडियाज वगैरह पता होंगे या नहीं, ठीक है। जी सर, ज़रूर। सर, वन मोर थिंग कैन आई ऐड? हाँ, बताएं। सर, एक मतलब एक स्टूडेंट जैसे ऐसे लिख रहा है, ठीक है? हम्म। उसके पास अगर इतनी कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी नहीं है और बट उसके जो सिंपल वर्ड्स हैं वो ठीक हैं, मतलब वो जो सिंपल इंग्लिश लिख रहा है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। मतलब एक 2 अप्रोचेज़ हैं, एक कि बहुत कॉम्प्लेक्स लेकर चले कि नहीं मेरा बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, वोकैब्युलरी बहुत अच्छी आए, और दूसरा है कि चलो सिंपल लिख रहा है लेकिन उसमें गलती नहीं है, थोड़ा लिमिटेड शायद आ जाए, ज़्यादा पेजेज़ नहीं हैं, लेकिन कम पेजेज़ हैं और सिंपल इंग्लिश है, तो आप इन दोनों को कौन-सी अप्रोच आप कहेंगे कि सिंपल है और सिंपल इंग्लिश ठीक यूज़ है, कर रहा है? ठीक है। अच्छा, जो ऐसे में कॉम्प्लेक्सिटी या इस तरह की वो हैवी हैवी टर्म्स और वो चीज़ें, वो बिल्कुल कतई ऐसे की डिमांड नहीं है। बिल्कुल ऐसे की ये डिमांड नहीं है। ऐसे में आप सादा तरीन इंग्लिश ज़बान भी इस्तेमाल करें और उसी में लिखने की कोशिश करें कि एक आम आदमी को समझ आए। वही मतलब ऐसे का जो है वो असल हुस्न भी होता है। तो ऐसे में जो मतलब मैं पहले बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि ऐसे की जो पास एंड फेलियर वाली चीज़ें हैं, वो आपकी एक तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नंबर वन वो डिटर्मिन करती है, नंबर टू और वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट से कि आपने जो है वो उसको सही से समझा है कि नहीं। दूसरा उसमें ये कि आपकी फिर आउटलाइन आपने स्ट्रक्चर ऐसे का क्या रखा है। नंबर तीन फिर आपकी डाइवर्सिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड केस स्टडीज, ठीक है। ये तीन चार चीजें जो है वो मैटर करती हैं जिससे आपका ऐसे का पास एंड फेल डिटरमिन हो जाता है। कोई इसमें आप कहें कि जी बड़ी हाई फाई वोकैबुलरी कोई लिख रहा है और बहुत ऐसी बहुत ऊपर के लेवल की साइंटिफिक टर्म्स लिख रहा है,
उससे कोई ऐसे का पास या फेल होना डिटरमिन होगा, ऐसा कदम बिल्कुल नहीं। तो आप बेसिक्स पे जाएं, ऐसे का टॉपिक सबसे पहले सही अंडरस्टैंड करके थीसिस सही लिखें, आउटलाइन सही लिखें, और बाकी डाइवर्सिटी ऑफ केस स्टडीज इनफिरादी सतह पे, कोलेक्टिव सतह पे, वो तो बहुत ज़्यादा हमारे कोर्स में भी आपको मिल रही होंगी। इवन आप आज के लेक्चर में देखें काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस की, उनसे जो है आपका एटलीस्ट पास एंड फेलियर डिटरमिन हो जाता है। तो बस आप ऐसे का इतना ही टारगेट रख लें पास का, बाकी आगे के नंबर हमेशा बोनस में ही रखें जब भी मार्क्स की कैलकुलेशन लगाएं। सीएसएस के हवाले से बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी तरफ से ही मैं बड़ा जबरदस्त किस्म का ऐसे लिख के आया था, लेकिन नंबर मेरे भी 40 ही आए। तो वो मुझे नहीं पता उसके क्या पैरामीटर्स हैं आगे, वो इंडिविजुअल एग्जामिनर के उस पर आ जाते होंगे। एग्जामिनर रिपोर्ट हमें ये बताती है, वो भी यही कहती है एग्जामिनर रिपोर्ट जो सीएसएस वाले इशू करते हैं, कि भाई वो भी जो है ये सिर्फ बेसिक्स देखते हैं, और कोई इसमें फ्लावरी इंग्लिश लैंग्वेज या आपकी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, वो किसी भी एग्जामिनर का पैमाना नहीं होता पास फेल करने या ज़्यादा मार्क्स देने। ठीक है, तो अलिशा अरशद खान आप बताएं जी, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में। Sir, I have a question which isn't exactly related to the essay. Can I please ask it? जी जी जी। Yeah, so my question is, for instance, like I prepared for my CSS from Berlin and I just relied on Nearpair solely, and I have a domicile from KPK. So I just wanted to know, like, if for instance a girl is applying from, let's say, KPK, is the competition a bit easier, but is it easier to, like, in any way, or does it make no difference at all? सर आपकी आवाज चली गई है फिर से। राइट, अब आ रही है? सर अब आ रही है। Acha, so Alishba, your question is kind of a very hot topic amongst the students of CSS because it's related to quota. So if you manage to pass the written exam, then I'm guessing that things will be very favorable for you. Why? Because then you will be competing for a slot amongst groups. Um, in the top groups amongst candidates who have qualified from KPK only, right? And that too, there is a separate section for girls. There's a 10% quota for girls in CSS, and then there is a specific quota for KPK. So होता है इस तरह के, there is a quota of 50% for Punjab students, but most of the qualifiers, written qualifiers, are from Punjab. So amongst all the students who have qualified from Punjab, they then have to compete with the students who have qualified from Punjab. And since they are numerous in number, many of them, they end up not getting the allocation, right? Although a scenario might appear in which a student from KPK, for example, has scored less in written exam, and there is a student from Punjab who has scored higher, but the final allocation might be that the one from Punjab might not get the allocation, and the one from KP might get allocation in top group, PS, PSP, or FSP. So yes, this quota thing is definitely going to or from KP, and if you are a female, again I'm talking strictly in terms of quota, no bias towards anyone. Yes, but condition is that you have to clear the written exam first, and it's going to favor you. तो ये एक बड़ा डिस्पैशनेट मैंने एनालिसिस दिया है कोटा का, विदाउट एक्सप्रेसिंग माय ओन ओपिनियन, ये सही है गलत वो नहीं, मैंने आपको ऐसी चीजें बताई हैं द वे थिंग्स आर। ठीक है, तो ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लेकिन आपको जो है वो फेवर करेगी, उससे पहले नहीं। जी नजीफा, इनको अनम्यूट कर दे। Assalamu alaikum, sir. जी Sir, वालेकुम। sir, I have a very simple question regarding the pattern of essay. If suppose I am choosing to write an essay on the topic artificial intelligence can be a savior of human race, right? So, sir, as this topic demands us to write about the positives of artificial intelligence, do we need to mention the demerits of artificial intelligence as well or not? And if yes,
Should I start with the demerits and then explain all the merits in detail, or should I just talk about the merits and then in the end I can mention the demerits of it? सही है। अच्छा ये ना आप थोड़ा सा मेरे हमारे कोर्स में जो है नियर पेयर के ना वो शुरू के एक दो जो लेक्चर्स हैं वो इसी बात पे हैं कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपका आंसर कर देता हूँ ब्रीफली यहाँ पे भी, लेकिन उधर ये है कि बहुत डिटेल में जो है वो लंबी लंबा वो विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका कोई भी टॉपिक होता है उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट पहले बनाएंगे जिसमें आप या तो उस टॉपिक को फेवर करेंगी या ओपोज करेंगी या इवन कोई दरमियानी साइड लेंगी तरह की। तो वो एग्जांपल इस वाले में जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या टॉपिक था कि लेट्स से इट्स अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो आपने जो है वो कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये नेगेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसके कर्स वाले जो है वो कहा जाता है कि कर्स साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम ये चीज़ें करें तो ये हमारे लिए जो है वो एक ब्लेसिंग भी जो है वो साबित हो सकती है, इस तरह करके। मतलब इसमें आपने अब डिपेंड करता है कि साइड किस तरफ झुकाव ज्यादा रखना है, ठीक है। तो आप इसको अगर यूं कहें कि ऑल दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ये तहफुजात हैं उनकी वजह से ये कहा जाता है कि कर्स है, हाउ एवर इसकी ये जो पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ब्लेसिंग या पोटेंशियल फॉर ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में वो बहुत ज्यादा है एंड इट फार आउटवेज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो जिस वजह से ये जो कर्स होने का जो इसका वो फियर है वो इट्स ओवर हाइप्ड। अब देखें मैंने इस तरीके से जो है वो शेप की डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज वेट करें, सर इज जॉइनिंग अगेन।